हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो 16th फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर्स के लिए फंड एलोकेशन इंक्रीज किया है, बट फिर भी केरला और आपकी उड़ीसा को इसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो पहला आर्टिकल उससे डील करता है, तो हम इस चीज को समझेंगे यहाँ पे। देन हम करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में समझेंगे, स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में समझेंगे, एंड लास्ट में खर्ग आइलैंड की सिर्फ लोकेशन देखेंगे। आइए आप एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो, इंडिया के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करता है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वैसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर, जो कि हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। बट ओवरऑल ऑपरेशनल जो रोल है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ज्यादा रहता है। इसके अंडर आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस बनाई गई हैं, जिसको इस साल आप कह सकते हैं 3600 करोड़ हमने एलोकेट किए। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये बनाती है आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। अब ये 3 टियर आपका प्रोसेस है, जिसमें नेशनल लेवल पे आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ जाती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है। वैसे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए, जैसे सचेत में हम अलर्ट सिस्टम के ऊपर फोकस करें, आपदा मित्र में हम लोगों को वॉलंटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2025 में हमने एक और मेजर इनिशिएटिव लिया था, जहां पे अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी बनाने की बात की थी, स्टेट को एम्पावर किया था, ताकि बिग सिटीज और स्टेट कैपिटल के अंदर अर्बन फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सके। अब यहाँ पे नेशनल डिजास्टर डाटाबेस को भी क्रिएट किया गया, जो कि रियल टाइम बेसिस पे डाटा को ट्रैक करेगा एंड रिस्क को असेस करके फंड एलोकेशन को इंश्योर करेगा। अब इस साल 20,000 करोड़ टोटल एलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब इसमें दो परमानेंट हमने एक कमेटी बना दी है, एक हाई लेवल कमेटी एंड एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब इनका काम क्या है कि ये ओवरसी करेंगे और अप्रूव करेंगे लार्ज स्केल फाइनेंशियल असिस्टेंस को। अब बात आती है कि पैसा आता कहां से। तो 70-25 की रेशियो में नॉर्मल स्टेट्स के केस में आपको देखने को मिलता है, यानी आपका स्टेट जो भी डिजास्टर होगा उसका खर्चा ऐसे 75 और 25 की रेशियो में बांटेगा। जो हिली एरियाज की स्टेट्स हैं जैसे हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वहां पे 90-10 का फॉर्मूला है। अब जितना भी पैसा मिलता है उसमें से 40% तो रिलीफ वर्क के लिए होगा, 30% रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी के लिए होगा, एंड 10% आपका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप यूज करते हैं। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई ये जो केरला और उड़ीसा वाली प्रॉब्लम है, बेसिकली फॉर्मूला की गलती है। फॉर्मूला में हम हजार्ड, एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला दिया गया था नेशनल डिजास्टर रिस्क इंडेक्स के अंडर। अब जब ये फॉर्मूला यूज किया गया तो जो इसमें एक्सपोजर में पॉपुलेशन ली गई वो टोटल पॉपुलेशन देखने को मिली, जो कि लार्ज स्टेट को कहीं ना कहीं फेवर करती है, बिकॉज एक्चुअल में जो फॉर्मूला साइंटिफिकली बनता उसमें आप हजार्ड जोन में आने वाली पॉपुलेशन को ही इसमें इंक्लूड करते, जो कि यहां पे नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अभी स्टेट्स एक्चुअल में डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम इंश्योर नहीं कर पा रहे इक्विटी का ट्रीटमेंट। मोर ओवर यहां पर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर फोकस नहीं किया गया, ये भी एक लूप होल है। एंड क्लाइमेट जस्टिस, क्योंकि जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा उतना ज्यादा इन कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स फ्लडिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसको यहां पे निग्लेक्ट किया गया है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, आप रीडिफाइन कीजिए एक्सपोजर को, यहाँ पे साइंटिफिक मेजर्स को लीजिए, ताकि हजार जोन में आने वाली पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा सके। उसके अलावा वर्नेबिलिटी में भी कच्चा घर, एग्रीकल्चर लेबर अगर आपके पास ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब पैरामीटर्स, यानी इन सभी पैरामीटर्स और मैट्रिक्स को भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए। वैसे आपको स्टेट वाइज स्टेट डिजास्टर वर्नेबिलिटी इंडेक्स को भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी को आप प्रमोट कर सके। अब इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। अभी इंडिया का रुपये का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। वैसे इंडियन पॉलिटिक्स से तो ज्यादा नहीं, बट स्टिल आज की डेट में अगर आप देखें तो जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू है वो घटती जा रही है। अब ये शॉर्ट टर्म आपके क्राइसिस हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑयल के प्राइसेस एकदम से इंक्रीज हो गए, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले इसे समझिए। देखिए, एक होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया और कितना आपने इंपोर्ट किया। अब जनरली अगर आप देखें तो ये इसका जो फॉर्मूले का वैल्यू होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। अब चाइना है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो वो वेरी कर सकता है। इंडिया के केस में ये नेगेटिव में है।
अब इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में हम नेगेटिव में आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज इसमें 3 पैरामीटर्स, विजिबल एंड इनविजिबल में टोटल 3 पैरामीटर्स। पहला है आपका ट्रेड बैलेंस, मतलब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है फिजिकल गुड्स का, मतलब ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी हैवी मशीनरीज, आपका गोल्ड, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें इसमें आती हैं और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है इस चीज के लिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें इनविजिबल में, आपकी सर्विसेज आती है एंड एक कंपोनेंट आता है आपका जिसमें आपकी वन वे ट्रांसफर पेमेंट्स आती है। वन वे मतलब जहां पर एक ही तरफ की ट्रांसफर होगी, यानी पैसा एक तरफ ट्रेवल करेगा, जैसे रेमिटेंसेज हो गया आपकी, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा जो आपको ग्रांट्स वगैरह, एड वगैरह मिलता है वो भी इसमें आ जाता है, या डोनेशन भी आ जाता है। तो ये दो मिला के इनविजिबल कंपोनेंट बनते हैं, जो कि टोटल 3 पैरामीटर हो, मतलब एक ट्रेड, एक सर्विस, दूसरा आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये टोटल 3 पैरामीटर हो गए। अब ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए रहता है क्योंकि हम इनविजिबल में अच्छा करते हैं, हम ट्रांसफर पेमेंट में अच्छा करते हैं, बट हमारा ट्रेड यानी गुड्स के अंदर जो यानी विजुअल पार्ट में जो हमारा ट्रेड है वो कम है, इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। वैसे कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आपकी बोरोइंग में, या आप कह सकते हो कि आपके दो फैक्टर्स आते हैं। सॉवरेन बोरोइंग हमारी कम है, बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ठीक ठाक रहती है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इसमें आ जाती है। एंड दूसरा आता है आपका कहीं ना कहीं, जैसे जो भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह एनआरआईज वगैरह ने इंडिया में किया हुआ है वो आ जाता है। तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब देखिए होता क्या है कि जो आपकी किसी भी करेंसी का जो रेट है वो डिसाइड होता है आपके 2-3 तरीकों से। जैसे एक होता है फिक्स्ड, जहां पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई $1 की जो कीमत है ₹1 है, तो आपको उतने में ही मिलेगा। अब मार्केट में क्या रेट चल रहा है उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहले ऐसा हुआ करता था, बट क्योंकि इससे गवर्नमेंट को घाटा ज्यादा होता था तो इसे बंद कर दिया। अब फ्लोटिंग क्या होता है? जहां पर बिल्कुल भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है, इंटरवीन नहीं करती है, लेट मार्केट डिसाइड, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आपका जो पैसे का रेट है वो डिसाइड होता है। बट हम इसको भी फॉलो नहीं करते बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, हम मैनेज करते हैं इसे। तो इस वजह से हमारा मैनेज फ्लोटिंग की हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, जिसमें नॉर्मली आपका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है, बट जैसे ही एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलती है तो आरबीआई यहां पे डॉलर को सेल करके कहीं ना कहीं जो रुपये के ऊपर प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश करता है। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी डिपेंड करती है नीर और रीर के ऊपर भी, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है और रियल एक्सचेंज रेट है। तो ये वेटेड एवरेज है आपकी करेंसी का अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी, जिसमें डॉलर आ जाता है, पाउंड आ जाता है, यूरो आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। वेयर एज रीर में आप इसे एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के कंपैरेटिव। तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट इंक्रीज हुआ है, पिछले साल 0.8 के आसपास था, बट इस बार एक्सटर्नल जो आप कह सकते हो फैक्टर्स की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, जो कि पिछले साल 0.8 के आसपास था, इस बार बढ़ के 0.13% के आसपास आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे को थोड़ा असहज बना रहा है, जिसकी वजह से इंडियन रुपये की वैल्यू घट रही है। बट कहीं ना कहीं ये शॉर्ट लिव आपके क्राइसिस है, बिकॉज ये जो अभी वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के, वो काफी ठीक है। तो इंडिया में इसी वजह से रोबस्ट ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है। बट क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर अच्छी है कंपैरेटिवली ब्राजील और इंडोनेशिया के मुकाबले, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इंडियन रुपी वापस से रिकवर कर जाएगा इस शॉक के बाद भी। वैसे अभी इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है बाकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लोअर साइड है, बिकॉज यहाँ पे वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, तो यहाँ पे डॉलर की अट्रैक्टिवनेस और ज्यादा इंक्रीज होगी। वैसे अभी अगर हम बात करें तो हमारा ऑयल इंपोर्ट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी लंबी रह सकती है, बिकॉज एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल सकती है। रुपी वीक हो रहा है, अब रुपी वीक होगा प्लस आपकी जो तेल है महंगा आएगा, इससे बाकी चीजें भी एक्सपेंसिव होंगी, एंड जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन आने के चांसेस है। आपका ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा, बिकॉज पेमेंट आपकी जो जाएगी वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पहले $50 में आपको तेल मिलता था, अब $100 के आसपास इसकी कीमत आ गई है, तो यहाँ पे आपका बिल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस एक्सटर्नल सोर्स शॉक की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया की रुपये की ट्रेजेक्टरी थोड़ी डाउन साइड जा रही है। तो कहते हैं कि भी अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को क्रिएट किया, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ के आसपास लेके आए। उसके अलावा हमने लिबरलाइज की है कैपिटल एंट्री, यहाँ पर एफडीआई के नॉर्म्स को और ज्यादा रिलैक्स किया है। एडिशनली हम एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे
आपको पीएम ड्राइव जैसी स्कीम्स देखने को मिलती हैं। एंड हमने मार्केट कहीं ना कहीं इंटरवेंशन भी की है, जहां पर आरबीआई आपकी कुछ, आप ये कह सकते हो कि एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अब यहां कहा जाता है कि भाई देखो, आपको कोशिश करनी होगी कि ग्रीनफील्ड जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा इंडिया में अट्रैक्ट कीजिए। मोर ओवर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कीजिए, जिससे आपकी डिपेंडेंसी पेट्रोल के ऊपर कम हो। एंड मीनवाइल आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्रिएट कीजिए, जिससे एक बफर क्रिएट हो सके। उसके अलावा जो आपकी आरबीआई है, इसको फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ डॉलर को बेचना चाहिए, ताकि रुपये की जो आप ये कह सकते हैं डाउनसाइड स्लाइड्स है, उसको हम रोक सके। तो यहां पे इससे रिलेटेड ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन फंड की। अब स्टेबलाइजेशन फंड क्या है? देखो, जब भी कोई एक्सटर्नल शॉक आए या ऐसी कोई सिचुएशन आए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि भाई ऐसे जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आती रहती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई हम एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाएंगे। अब इसमें ये अडॉक क्राइसिस से डील नहीं करेगा, हम एक परमानेंट सोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो इसको एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे, मतलब कानून से बैक्ड होगा। तो इसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में हम एक फिस्कल रिजर्व क्रिएट करते हैं, जो कि मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। एंड इस तरह के जो भी ग्लोबल वॉलिटिलिटी वाले आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं, उससे हम ताकि काउंटर कर सके, उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। अब ये सॉवरन वेल्थ फंड से अलग है, जो फोकस करती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। जब क्राइसिस है उस टाइम इस फंड का यूज किया जाएगा, तो इससे आपका शॉक अब्जॉर्प्शन और बेटर होगा। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में, जैसे जहां पर ऑयल के प्राइसेस राइज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी डिमांड जो है उसके कारण शॉर्टेज देखने को मिल रही है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, तो ऐसे केसेस में आपको हेल्प करेगा। मोर ओवर यहां पर गवर्नमेंट जो है इस फंड को डिप्लॉय कर सकते हैं इमरजेंसी रिसोर्सेज के लिए, जैसे फ्यूल फर्टिलाइजर्स के सब्सिडाइज करने के लिए, ताकि हमारा ओवरऑल जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, हम उसको मेंटेन कर सकें। वैसे आर्टिकल 115 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट का प्रोविजन देता है, जिसके बेसिस पे इसे क्रिएट किया जा रहा है। अभी टोटल आउटप्ले इसका रहेगा 1 लाख करोड़, जिसमें से 57,000 करोड़ जो है अभी आपकी गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी है। बैलेंस्ड अमाउंट आपके बाकी डिपार्टमेंट्स यहां पर प्रोवाइड करेंगे, जो कि ओवरऑल मैनेज किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये। अब ऐसा हमें 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में भी देखने को मिला था, कोविड-19 के टाइम पे भी देखने को मिला था, जहां पर आपने कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसीज की हेल्प ली थी, बट वो अडॉक मेजर थे, यानी आप कह सकते हैं रिएक्शनरी पॉलिसी थी। तो अभी जो आपके ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है, जैसे वेस्ट एशिया में, या फ्रिक्वेंटली सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए हम अपने फिस्कल डेफिसिट को बार बार हम इंक्रीज नहीं करना चाहते, तो उस चीज के लिए यहां पर जरूरी है कि इस तरह का फंड हम क्रिएट करें। एंड करेंसी टूल की बात करें, अभी प्रेजेंट जो टूल्स हैं हमारे पास, वो उतने पर्याप्त नहीं है, तो एक रिलायबल बफर क्रिएट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है कि भी देखो, यहाँ पे आपकी जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू इसको क्रिएट किया जाएगा, ताकि इसको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दे सके। और मोर ओवर ये रेगुलर फंडिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टारगेट रहेगा 1.5% ऑफ द जीडीपी, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ के आसपास। तो इसमें स्टेट्स का भी एज अ स्टेक होल्डर हम इन्हें यूज करेंगे। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। आइए बात करते हैं हम खर्ग आइलैंड की। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सजेस्ट किया कि भाई वो मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, खासकर खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए, जो कि आपके ईरान का मेजर एक ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। तो इसको अभी हम बात करें, तो ये है आपका खर्ग आइलैंड की लोकेशन। पर्शियन गल्फ में देखने को मिलता है। पर्शियन गल्फ में आपको यहाँ पे ईरान देखने को मिलता है, कुवैत देखने को मिलता है, ये आपका सऊदी आ गया, ये आपका बहरीन, कतर, ये आपका ओमान है, ये यूएई आ गया। उसके अलावा ये गल्फ ऑफ हार्मोज है, जहां पर ये खुलता है आपके गल्फ ऑफ ओमान में, और ये आपका ओमान आ गया। दीज आर द थिंग्स जो आपको आज के आर्टिकल्स में याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।